वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नया प्लेलिस्ट फिर से शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पीएसयू के इंटरव्यू कवर अप करेंगे। तो आज हमारे साथ गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 45 अचीव करने वाले उत्कर्ष जुड़ रहे हैं, जिनका बार्क ओसीईएस में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम उत्कर्ष से बार्क ओसीईएस का क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले उत्कर्ष, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा आपसे बस एक ही क्वेश्चन यही है कि उसके इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर था और कैसे कैसे आपका इंटरव्यू आगे बढ़ता गया, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में कवर अप। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया था बात सेंटर में। मेरा जो इंटरव्यू था मुंबई में था, अनुशक्ति नगर। तो एक दिन पहले हम पहुंच गए थे सब, तो वहाँ पर रूम अलॉट हो गए थे। उसके बाद मतलब इंटरव्यू अगले दिन था। तो बेसिकली इंटरव्यू में 3 पैनल थे। मेरा मतलब एक पैनल में था, टोटल 3 पैनल थे। तो इंटरव्यू जो होता है मतलब नॉर्मल होता है। मैं गया था इंटरव्यू देने। तो जैसे ही मैं रूम में एंट्री किया था तो उन्होंने मेरे को चेयर ऑफर कर दी, तो मैं बैठा था। तो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो उनके सामने रेज़्यूमे होता है, वो देखते हैं पूरा कि मतलब तुम किस उससे आए हो, कि बाहर का टेस्ट देके आए हो या फिर गेट से आए हो। तो उन्होंने मेरा देखा था कि मैं गेट से आया हूँ। तो ऐसे ही मतलब पहले रैंक देख के उन्होंने मेरे को वही कांग्रेचुलेट किया था। और फिर उन्होंने पूछा था कि आप बेसिकली क्या-क्या सब्जेक्ट तैयार करके आए हैं। तो मैंने वहाँ पर जो सब्जेक्ट के नाम बताए थे, वो 4 सब्जेक्ट पूछते हैं कि 4 सब्जेक्ट फेवरेट कौन-कौन से हैं। तो मैंने 4 सब्जेक्ट वही जो इलेक्ट्रिकल के कोर होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क थ्योरी और कौन सा रह गया? पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और नेटवर्क थ्योरी। तो ये 4 सब्जेक्ट थे, ये 4 सब्जेक्ट मैंने वहाँ लिखवाए थे। फिर उन्होंने मतलब आगे का प्रोसीड किया। तो इंटरव्यू में मीन्स किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्हीं 4 सब्जेक्ट से पूछे गए थे या और भी दूसरा सब्जेक्ट उन्होंने कवर अप किया? अच्छा, बाहर में मतलब हाँ, ये रहता है कि जो भी आप वहाँ 4 फेवरेट अपने सब्जेक्ट लिखवाते हो, तो वो उसी में स्टिक करते हैं, वहाँ से बाहर नहीं जाते हैं। तो जैसे मैंने जो ऑर्डर लिखा था सब्जेक्ट का, उसमें सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो उन्होंने मतलब यही पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसमें हैं? तो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोला था। उसके बाद फिर वो उसमें गए थे कि अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें भी मतलब कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं? तो फिर मैंने बोला था कि सर आप चॉपर से पूछ लीजिए। तो उन्होंने फिर मतलब बोला था ठीक है, आप चॉक ले लीजिए और पीछे ब्लैक बोर्ड था। तो फिर जो जो भी पूरा इंटरव्यू चला था वो फिर वहीं चला था ब्लैक बोर्ड पे। मतलब मेरे को फिर एक बार भी बैठने की वो नहीं बोला था उन्होंने। अराउंड 45 से 50 मिनट चला था और मैं पीछे ही था ब्लैक बोर्ड पे। तो उसमें मतलब जैसे हम चॉपर से स्टार्ट हुआ था। तो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने मतलब बोला था कि अच्छा, चॉपर क्या होता है? तो मैंने बोला कि सर चॉपर जैसे डीसी टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर होता है। तो उन्होंने फिर और पूछा कि अच्छा इस चॉपर को क्या कहते हैं कि जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है? तो मैंने बोला सर बक मतलब बक कन्वर्टर। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। फिर उसका सर्किट बनाया उन्होंने कि मतलब बक कन्वर्टर का सर्किट बना दो। फिर उन्होंने बोला कि अब ये जो बक कन्वर्टर बना है इसके आगे एक जैसे डीसी मोटर लगा दो। तो अब बेसिकली यही बोलना चाहते थे कि जो डीसी मोटर है ये बेसिकली तुम कैसे कंट्रोल कर रहे हो। उन्होंने स्पेसिफिकेशन दे दी थी कि जैसे इनपुट वोल्टेज तुम कुछ भी ले लो 100 वोल्ट। उसके बाद जो डीसी मोटर है वो बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर लगाई थी। तो उसका जो आर्मेचर का सर्किट था उसमें लगा दिया था मैंने। और फिर उसमें बोला था कि इसमें 50 वोल्ट आ रही है। तो अब तुम बताओ कि क्या समझते हो उससे और कैसे चीज ऑपरेट हो रही है। तो मतलब बेसिकली वो क्वेश्चन ना वहीं बना के मतलब वहीं बैठ के वो बना रहे थे। मतलब उनको खुद नहीं पता था कि पहले से सोच के आए थे कि ये पूछना है। उनके मन में मतलब जो भी आ रहा था वो करवा रहे थे। कि जैसे अब ये सर्किट बनवा दिया मुझसे, फिर वो पूछ रहे हैं कि इससे तुम क्या समझते हो? तो मैं वहाँ बता रहा हूँ कि मतलब जो भी आ रहा है कि स्विच की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, या फिर मतलब ड्यूटी साइकिल को चेंज करके ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था। तो वहाँ पर अब वो बोल रहे हैं कि फिर इन्होंने मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, फिर अगला उन्होंने बोल दिया कि अच्छा, ये जो मोटर है इसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है, तो तुम इससे क्या समझते हो? तो मतलब उसका फिर मैं मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा था मैंने बोला कि सर टाइम कांस्टेंट है। तो वो मतलब बेसिकली एल बाय आर का रेशियो बता रहा है। तो वो एल बाय आर का रेशियो 5 है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा 5 है तो उसका क्या मतलब समझते हो? तो फिर मैंने ये बोला कि सर टाइम कांस्टेंट बेसिकली वही चीज़ है कि जो ट्रांजिएंट है वो कब डाई आउट होगा, बेसिकली स्टेडी स्टेट में आ गई है मोटर। तो ऐसे ही मतलब ये सब चला था। उसके बाद फिर वो स्विच की मतलब रेटिंग पूछ रहे थे कि अच्छा, स्विच की रेटिंग तुम मतलब बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करनी चाहिए, या फिर जो बक कन्वर्टर में जो डायोड लगा है उसकी मतलब उसमें एक तरीके से पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी आ रही है तो उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो वही मतलब पूरा जो सर्किट बनवाया था उसी को वो एनालाइज़ करवा रहे थे। तो कुछ भी मतलब उसमें कर देते थे। बोला था कि अच्छा इंडक्टर हटा दो, आर्मेचर सर्किट का तब क्या होगा? फिर उनको लगा कि अच्छा अब इंडक्टेंस हटा दिया तो फिर टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब रह जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इसको दोबारा लगा दो।
तो मतलब बेसिकली उनके दिमाग में जो भी वहाँ आ रहा था वो पूछ रहे थे, पहले से कुछ प्री डिफाइंड नहीं था कि ये पूछना है। तो ऐसा चल रहा था। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट कवर अप किए उसके कुछ कुछ क्वेश्चन बताए। अच्छा, क्वेश्चंस अब जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यही चीज हो गई, मतलब चॉपर का मैंने बोला था तो इसी से पूछ रहे थे वो। अब चॉपर में भी फिर जैसे मैंने बताया ये सब, उसके बाद उन्होंने वेवफॉर्म्स बनवा ली थी कि मतलब एक तरीके से बेसिकली डीसी मोटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है, तो वही बेसिकली कांस्टेंट 90 ऑन है फिर ऑफ हो जाएगी। उसके बाद फिर आईए जो है उन्होंने बोला वो आईए की वेवफॉर्म बना दो। उसके बाद फिर वो ये पूछ रहे थे कि मतलब ड्यूटी साइकिल वेरी अगर हो रही है तो फिर वेवफॉर्म कैसे वेरी हो रही है ये बनवा लो। उसके बाद एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं है, उन्होंने स्विच की मतलब फ्रीक्वेंसी भी कुछ कैलकुलेट कराई थी, मतलब उन्होंने कुछ दिया था टाइम कांस्टेंट वगैरह, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन करी थी। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो जो स्विच की फ्रीक्वेंसी आई थी वो 2 हर्ट्ज आई थी, मतलब हर्ट्ज में आई थी वो। तो उन्होंने बोला फिर कि हर्ट्ज में होती है क्या फ्रीक्वेंसी? तो मैंने बोला कि मतलब नहीं सर, वैसे चले तो किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में होती है, लेकिन मतलब जो भी आपने बोला मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने मार निकाला था 2 हर्ट्ज कुछ आ रही थी, पता नहीं कैसे वो कुछ किया था मैंने। तो उन्होंने फिर मतलब उस पे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था, फिर वो वहीं लीव आउट हो गया था। फिर जब ये चीज़ खत्म हो गई थी तो अगला वो नेटवर्क थ्योरी पे आए थे। तो नेटवर्क थ्योरी में वहाँ पर मतलब पैनल में एक मैम बैठी हुई थी, उसमें उन्होंने मतलब एक चिट में एक सर्किट बना के दिया था। तो सर्किट में बेसिकली क्या था कि एक एसी वोल्टेज सोर्स था। अब एसी वोल्टेज सोर्स के आगे 3 इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3 सीरीज में लगे हुए थे। तो उन्होंने ये सर्किट बना के दिया और बोला कि इसको आप ब्लैक बोर्ड पे बनाइए। तो मैंने वो जाके ब्लैक बोर्ड पे बनाया। अब उन्होंने बोला कि जो एसी वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू मतलब 10 वोल्ट्स है। तो ऐसा कोई केस होगा कि एसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 वोल्ट्स है और Z1, Z2, Z3 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट आ रही है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो मैंने मतलब जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था मैं वहाँ बोल रहा था। तो मैंने बोला उन्हें कि मैम हाँ, अगर केवीएल जो है बेसिकली फॉलो हो गया कि जैसे हम आपने बोला है कि Z1, Z2, Z3 के अक्रॉस 10 वोल्ट्स है, तो अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो वोल्टेजेस हैं अगर वो ऐसी है कि 10 एंगल थीटा 1, 10 एंगल थीटा 2, 10 एंगल थीटा 3, तो अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो अगर किसी पर्टिकुलर थीटास के लिए ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर केवीएल मतलब फिर ये जो सर्किट है हाई वैलिड है। तो वो जो थीटा 1 थीटा थीटा 3 है मतलब हमें ये निकालने पड़ेंगे। उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ऐसा कोई पर्टिकुलर केस आपने पढ़ा है? तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब हाँ, कि ये रेजोनेंस का केस है। तो मैंने बोला कि मैम हाँ, ये रेजोनेंस है। तो उन्होंने बोला अच्छा रेजोनेंस है, तो उन्होंने बोला अच्छा उसमें क्या होता है? तो मैंने बोला कि मैम अगर जैसे Z1 को मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और Z2 को इंडक्टेंस और Z3 को कैपेसिटेंस, तो बेसिकली Z2 और Z3 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट आ रही है, लेकिन नेट ड्रॉप 0 हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस 10 वोल्ट आ जाएगी। तो ऐसा करके मैंने बोला। तो ये हुआ। बस उन्होंने फिर थोड़ा रेजोनेंस का पूछा था, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैम, कि इसमें फिर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इस टाइम पे, ऐसा। और बस हाँ, ये उसके बाद फिर जो Z2 और Z3 तो उन्होंने बोला कि अच्छा अभी सीरीज में है, तो अगर आप इनको पैरेलल में लगा देंगे कि मतलब Z1 ऐसे लगा है और Z2 और Z3 वैसे पैरेलल में है और पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है। उन्होंने बोला कि अभी भी ऐसा पॉसिबल है कि Z1 के अक्रॉस 10 वोल्ट आ जाए और Z2 और Z3 के अक्रॉस 10 वोल्ट आ जाए और हमारा एसी वोल्टेज सोर्स जो है वो तो 10 वोल्ट है। तो अब इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या करना है। तो मैंने फिर मतलब जो भी मेरे दिमाग में आया था वहाँ कर रहा था। तो मैंने जो Z2 और Z3 है उसकी मैंने नेट इम्पीडेंस ऐसे लिख दी, Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। तो मैंने बोला कि मैम अगर ऐसा केस हमें पॉसिबल कराना है तो ये वाली जो चीज़ है मतलब ये या तो शॉर्ट सर्किट होगी। तो मतलब बेसिकली मैंने बोल दिया था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब क्योंकि रीज़न मेरे को वहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि ऐसा केस हो सकता है। मैंने उसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लिख दी थी। पहले मेरे दिमाग में आया था कि अगर जो Z1 है उसके अक्रॉस अगर 10 वोल्ट होनी चाहिए, तो Z2 और Z3 का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। अब वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर Z2 और Z3 के अक्रॉस 10 वोल्ट नहीं रही। और अगर Z2 Z3 अगर ओपन सर्किट हो गया तो जो नेट 10 वोल्टेज है वो Z2 और Z3 के अक्रॉस आ जाएगी, लेकिन फिर Z1 के अक्रॉस 10 वोल्ट ही है। तो ये वाली जो चीज़ है मतलब मैंने कुछ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल के मतलब कंक्लूजन मैंने ये बोली थी कि मेरे को मैम इतना समझ में आ रहा है कि शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो पता नहीं वो सही है या नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने बोला था फिर इसी पे ये और कर दिया था। अगला नेटवर्क थ्योरी के बाद वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे आए थे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे उन्होंने इंडक्शन मोटर पे आए थे। तो उन्होंने मतलब यही बोला था कि इंडक्शन मोटर की जो टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप वो बना दीजिए ब्लैक बोर्ड पे। तो मैंने टॉर्क और स्लिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिफॉल्ट वो बना दी थी। उसके बाद जो पीछे सर बैठे थे उन्होंने मतलब चिट पे ही पहले वो कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी जो डिफॉल्ट होती हैं, उसके बाद उन्होंने एक लोड की कैरेक्टरिस्टिक बना दी थी। तो वो मतलब उन्होंने भी मतलब अच्छे से नहीं बनाई थी, वो पेन से बना रहे थे तो थोड़ा वो ओवरलैप सा हो गया था, मतलब बेसिकली पता नहीं चला था क्या बनाई थी। तो मैंने वहां जाके बना दी थी, मतलब बेसिकली सीधी लाइन थी वो। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा एज अ टेंजेंट जा रही थी और बाद में 2 पॉइंट पे जाके कट कर रही थी, तो ऐसा कुछ था वो। तो वो बना दी थी। तो जब वो आगे के 2 पॉइंट पे जा रही थी तो उसमें पूछा कि अच्छा इसमें स्टेबल पॉइंट कौन सा है और अनस्टेबल पॉइंट कौन सा है। तो वो चीज़ मतलब एक्सप्लेन करी जैसे डिफ़ॉल्ट एक्सप्लेनेशन होती है कि
मतलब अगर इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस आई तो वापस अगर रीगेन हो रही तो स्टेबल है, और वरना वो अनस्टेबल है। तो वैसा वाला ये एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ये जो 2 पॉइंट पे जो कट हो रहा है फाइनली, इसमें से एफिशिएंसी मतलब मोटर की एफिशिएंसी किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी। तो अब इसका मेरे को नहीं पता था, तो मेरे को तय दिमाग में आया था कि जो रोटर कॉपर लॉस होते हैं इंडक्शन मोटर में, वो स्लिप इनटू एयर गैप पावर होता है। तो मेरे को इतना आया था कि अगर एफिशिएंसी मेरे को इंप्रूव करनी है, तो जो लॉसेस हैं उसको मेरे को रिड्यूस करना है। तो लॉसेस रिड्यूस करना है तो बेसिकली अगर सेम रेटिंग वगैरह देखें तो एयर गैप पावर तो कांस्टेंट है, जो स्लिप है ना उसको हमें कम करना है। तो स्लिप अगर हमें कम करना है मतलब मोटर को हमें हाई स्पीड पे रोटेट करना है। तो उस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट पे भी स्लिप कम थी, मैंने वो बोल दिया था कि मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे ज़्यादा एफिशिएंटली मोटर रन करेगी। तो उन्होंने मतलब बोला भी था कि अच्छा आप उल्टा तो नहीं कह रहे। तो मैंने बोला था कि सर मतलब मेरे दिमाग में तो ये लॉजिक आ रहा है और इसके हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए ये चीज़। तो उन्होंने बोला था कि अच्छा आप क्या कर सकते हो कि मोटर हमारी जो एफिशिएंट हो। तो मैंने बोला जैसे सर अब स्लिप कम करनी है हमें, तो हम चाहेंगे कि जैसे रोटर का जो इनर्शिया है शायद वो हम कम से कम करें ताकि जल्दी से जल्दी स्पीड पकड़े वो, और ज़्यादा टाइम के लिए स्लिप हमारी ज़्यादा ना रहे। मतलब बहुत ही कम टाइम में अगर वो स्पीड वो सिंक्रोनस स्पीड के पास पकड़ लेगा, तो उतने टाइम के लिए लॉसेस कम होंगे और मोटर एफिशिएंट होगी। वैसा करके एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके बाद वो फिर रोटर इनर्शिया पे आ गए थे, वो कुछ पूछ रहे थे मतलब ऐसे ही थोड़ा-सा कुछ इनर्शिया क्योंकि मैंने बोल दिया था तो इनर्शिया में वो कुछ और चीज़ें भी पूछी थी उन्होंने। उसके बाद मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मतलब यही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो फिर फाइनली पावर सिस्टम पे आए थे, तो पावर सिस्टम में उन्होंने मतलब मुझसे पूछा था कि आप पावर सिस्टम में क्या पढ़ के आए हैं? तो मैंने बोला कि सर पॉइंट से पूछ लीजिए। लेकिन मतलब उन्होंने उससे नहीं पूछा, उन्होंने फिर बोला अच्छा स्टेबिलिटी पढ़ी है? तो मैंने फिर बोला कि हाँ, मतलब यही है। तो उन्होंने स्टेबिलिटी में फिर वही पूछ रहे हैं कि अच्छा कि मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया क्या होता है? तो मैंने बोला कि सर ये ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी के लिए पता करने के लिए कि हमारा सिस्टम जो है या सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो उसमें ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी है या नहीं, उसके लिए ये वाला जो मेथड है वो यूज़ होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा जो ग्राफ है वो बनाइए और इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैंने ग्राफ बनाया मतलब ऐसे ही नॉर्मल वो पावर वर्सेस एंगल का डेल्टा। तो वो ऐसे साइनसॉइडल होके पहली वो बना दी, उसके बाद एक जैसे लोड की बना दी कांस्टेंट लाइन, और वही जो थोड़ी डिफ़ॉल्ट एक्सप्लेनेशन होती है कि ये TL1 है, उसके ऊपर एक लाइन बना दी TL2। तो अगर लोड में सडन डिस्टर्बेंस आई है तो बेसिकली जो एंगल जो है वो फाइनली ऑसिलेट करके वहाँ उस पॉइंट पे जा रहा है। तो मैंने ऐसा करके बोला था। उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करने को बोला था कि ये जो ऑसिलेशन होके यहाँ पर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है इसको एक्सप्लेन करो। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं मतलब अच्छे से नहीं दे पाया था, मेरे को याद नहीं थी। तो मतलब जितना भी आ रहा था मैं बोल रहा था। हाँ, जो सर बैठे थे वो भी मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन मैं अच्छे से नहीं बता पाया था। उसके बाद उन्होंने मतलब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया पे बात चल रही थी, फिर वो स्विंग इक्वेशन पे आए थे। तो मेरे को वो भी याद नहीं थी। मतलब स्विंग इक्वेशन उन्होंने बोला कि क्या होता है, तो मैंने मतलब लिख दिया कि सर मेरे को इक्वल टू जो साइड होता है उसकी एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रही, कि 2hs बाय ओमेगा होता है क्या होता है। तो मैंने सीधा ये बोल दिया कि सर Pm माइनस Pe होता है। तो मतलब जो नेट पावर है वो मैंने इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा लिख दिया था। मैंने 2hs बाय वो सब नहीं लिखा था। तो बस उसी को मैंने लिख दिया, और फिर मतलब ओमेगा को मैंने d डेल्टा बाय dt लिख दिया और टॉर्क को टॉर्क ही छोड़ दिया। तो बस ये लिख दिया मैंने वहाँ ब्लैक बोर्ड पे। तो सर कह रहे थे फिर कि मतलब स्विंग इक्वेशन में तो डबल डेरिवेटिव आता है ना यहाँ। तो मेरे को याद तो आ रहा था कि हाँ मतलब आता तो है डबल डेरिवेटिव, लेकिन दूसरी फॉर्म होती है। अगर मैं बस पावर को टॉर्क इनटू ओमेगा लिखूं तो ओमेगा में तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही आएगा बस। तो मैं उनको कह भी रहा था कि सर मेरे हिसाब से तो अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, दूसरी वाली फॉर्म होती है मुझे याद नहीं है। तो बस इतना ही चला था। फिर हाँ मतलब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था उन्होंने मतलब इसमें। और मतलब हाँ, बस यही हुआ था। उसके बाद एंड में जब हो गया था तो एंड में उन्होंने बोला था कि सिंक्रोनस मोटर की आप टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बना दो। तो मेरे को नहीं पता था वो, मतलब मैं सोच रहा था, मैं 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहता है, मैंने कुछ नहीं बोला था। तो उन्होंने पूछा था कि नहीं आ रहा, तो मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला ठीक है जाओ, तो बस फिर मैं चला गया। बेसिकली ये हुआ। बात OCS के इंटरव्यू के लिए आपने कहीं से प्रिपेयर किया था या जस्ट अपना आपका गेट का प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया था? जी, पर्सनली मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉलो नहीं किए थे। मतलब मैंने किताब वगैरह मंगा ली थी, लेकिन मतलब पढ़ नहीं पाया था मैं। तो मैं मतलब जो मैं वैसे कुछ नहीं, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कुछ भी देख के नहीं गया था। जिस दिन इंटरव्यू था उससे 2 घंटे पहले बस मैंने जो चॉपर की फॉर्मूला वो होता है ना इक्वेशन, वो देख ली थी। तो मेरा लक सही था इसलिए मेरा निकल गया, क्योंकि उन्होंने जो-जो पूछा वो शायद मेरे को आता था। लेकिन बेसिकली अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो मेरे हिसाब से किताबों से ज़्यादा आप ADC की जो थ्योरी बुक्स है ना उनको आप पढ़ सकते हो। क्योंकि उसमें ना मतलब कंसाइज़ चीज़ें दी थी। मतलब अगर किताबें पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ याद भी रहनी चाहिए, तभी इंटरव्यू में बोल पाओगे। तो किताबें पढ़ रहे हो तब तो अच्छा लगता है कि यार किताब पढ़ी है, लेकिन वो याद भी रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ मतलब कोई भी कोर्स ले रखा है किसी भी कोचिंग का, उसकी जैसे जो थ्योरी बुक्स आती है ना,
तो वो मतलब देख लो कि अगर जैसे उसमें एडिशनल चीज़ें भी दी होती है कि जैसे स्विचेज़ है, तो स्विचेज़ में भी उसने बहुत सारे बता रखे होंगे जो हम डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पढ़ते, कि एससीआर वगैरह ये सब पढ़ लिया, उसमें और भी स्विचेज़ बताए हुए होंगे, और भी चीज़ें बताई होंगी। तो अगर इन बाहर के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो किताबों से ज़्यादा आप शायद थ्योरी बुक पे वो कर सकते हो, वो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। हाँ, इंटरव्यू में मीन्स ऐसा बोला जाता है कि बार का इंटरव्यू बहुत ग्रिलिंग होता है। आप गलत ही आंसर दे रहे हैं फिर भी बहुत जल्दी नहीं छोड़ते हैं। हुँ। तो मीन्स किस टाइप का इंटरव्यू था? मेरे हिसाब से मतलब बाहर का इंटरव्यू मतलब अ, मेरे दिमाग में मतलब जब मैं बाहर बैठा हुआ था, जब मेरे को पता चला था कि मेरा अगला नंबर है, तो मैं अपने दिमाग में शायद यही सोच रहा था कि मेरे को जितना भी समझ में आएगा ना, वहाँ मैं एक्सप्रेस कर दूँगा। कि जैसे अब मैंने बोला था कि जैसे वो क्वेश्चन था कि 2 पॉइंट में से एफिशिएंट कौन-सा पॉइंट है। तो अगर मेरे दिमाग में पहले से मेरे को पता भी चल गया कि ये वाला पॉइंट एफिशिएंट है, जैसे मैंने सोचा कि सिलेबस पे कम है, तो मैं डायरेक्ट उस पे गया नहीं। मतलब मैं उनको ऐसे बता रहा हूँ कि अच्छा सर, कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ानी है तो मेरे को लॉसेस कम करने हैं। मतलब ये सब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को वहाँ पर क्या कहते हैं लॉसेस कम करने हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि लॉसेस क्या होते हैं, स्लिप इनटू एरिया पावर। तो मतलब बेसिकली जो-जो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही है ना, वो वहाँ बोलते जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि सीधा जो भी एक साथ आंसर आ गया तो वहाँ बोल दिया कि ये वाला होगा। वो नहीं, मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है ना, जो तुम्हें लगता है कि सही है, तो वो वहाँ पर जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करते जाओ या फिर साइड में करते जाओ ब्लैक बोर्ड पे कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर नहीं पता, जैसे मेरे को सिंक्रोनस मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं पता थी। उन्होंने बोला था सिंक्रोनस मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बना दो और इसमें बता दो स्टेबल पॉइंट कौन-सा है, वो कौन-सा है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो। तो उसमें मैंने बोल दिया था कि क्लियरली बोल दिया था मेरे को नहीं पता। लेकिन ऐसे जैसे बहुत सारे केसेज़ हैं, जैसे यही मैंने बोला एफिशिएंसी वाला है, मुझे ये भी नहीं पता था मुझे। लेकिन इसमें मतलब मैं गैस कर सकता था और जो भी प्रोसेस थी उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ऐसे जो चॉपर वाले भी थे क्वेश्चन, तो मतलब डायरेक्ट आंसर भी नहीं गया। मतलब जो-जो दिमाग में आ रहा था ना उस टाइम, वो मैं बोल रहा था। मतलब मैं बोल-बोल के मतलब एक तरीके से सोच रहा था कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कि जो भी मतलब आपके दिमाग में चल रहा है, उसको वहाँ पर मतलब एक्सप्रेस करो कि तभी तो उन्हें पता चलेगा कि शायद आपको आता है नहीं आता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा सही है। टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे या बस टेक्निकल थे? टेक्निकल से मतलब हाँ, उन्होंने शायद स्टार्टिंग में कंफर्टेबल करने के लिए जब मैं आया था तो मेरा रिज्यूमे देखा था, मतलब वो जो भी उनके सामने था वो देखा था। तो उसमें रैंक लिखी हुई थी, तो बस स्टार्टिंग में कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने पूछा था कि अच्छा आपने और बेसिस के इंटरव्यू दिए हैं? तो उन्होंने बोल दिया था कि ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती है, बस हम आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो मैंने बोल दिया था कि हाँ सर, एनपीसीआई का पहले दिया है और मतलब जो भी होते पीसीएल वगैरह इन सब का देखे हैं। तो बस ये नॉन टेक में ही पूछा था और बस पूछा था कि अच्छा आप किसी से पूछ के आए हो, इंटरव्यू कैसा होता है? तो मैंने बोला कि हाँ सर, थोड़ा पूछ लूँ। बस और कुछ नहीं। मीन्स जो भी अपकमिंग स्टूडेंट है जो बार के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छा, मेरे हिसाब से मतलब ये है कि वो वहाँ पर बस जो आपने सब्जेक्ट बोले हैं, उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। तो आपके जो भी 4 है ना, या जो भी 4 सब्जेक्ट है बाहर के लिए, वो अच्छे से करो, मतलब उससे बाहर मत देखो बिल्कुल भी। अब जैसे 4 थे, उन्होंने मुझसे कंट्रोल सिस्टम नहीं पूछा, सिग्नल सिस्टम नहीं पूछा। जब आप बाहर का इंटरव्यू अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो उस टाइम लगेगा अच्छा ये पूछ लिया तो ये भी देखो। तो ऐसा नहीं, मतलब जो भी 4 किए हैं, तो वही करने हैं मतलब अच्छे से। और वो अच्छे से भी मतलब ऐसा, उसमें से एक ऐसा कर लो कि अगर वो आपको चॉइस दें, जैसे मेरे को उन्होंने पूछा था कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, मैंने चॉपर बोल दिया था। लेकिन दूसरे में जब पावर सिस्टम पूछा था तो फिर फॉल्ट नहीं पूछा उन्होंने। तो अगर वो तुम्हें चॉइस देते हैं, तो उसको अच्छे से कर लो। इसलिए मैंने चॉपर बोला था कि चॉपर सबसे आसान भी है और वो क्या कहते हैं, उसमें बता भी सकता हूँ आंसर। तो मेरे हिसाब से यही है कि जो 4 कर रहे हो ना, वो अच्छे से करो। पहले जो नोट्स हैं, वो पढ़ो, किताबें पढ़ने की पहले ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स जो आपने कोचिंग के टाइम या पढ़ाई के टाइम बनाए, वो अच्छे से समझ में आ गए और याद हो गए, तब मतलब मेरे हिसाब से थ्योरी बुक या फिर किताबों पे जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें याद रखनी है। अगर किताबें पढ़ के चीज़ें याद नहीं है, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए और अपना इन्फॉर्मेशन साझा करें।